नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल ग्लोबल आर्ट्स क्लास में। और आज मैं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जिसे आप पढ़ करके एग्ज़ाम में सभी सवाल हल कर सकते हैं। बस इतना वीडियो आपकी देखने की ज़रूरत है। अभी हम पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसी के साथ पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आएंगे। 5 वीडियो देखकर आप एग्ज़ाम के हर एक सवाल को बना सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बैंक का सवाल है। जितने आपके एग्ज़ाम में पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सभी सवालों का निचोड़ है, और साथ ही महत्वपूर्ण सवाल ही हमने दिया है। और आप बस इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है। इतना पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम का एक भी सवाल छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, पार्ट 1 का पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागमन नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, अगला सवाल है आपका, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रिफिथ टेलर। चलिए जल्दी हम लोग सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जल स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो कहता है कि जल स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि अपकर्ष कारक क्या होता है ना। प्रवास को प्रभावित करने का 2 कारक होता है, एक प्रतिकर्ष, एक अपकर्ष। तो अपकर्ष किसे कहेंगे? तो वह कारक जो बुलाने का कारण बनता है। अ से अपकर्ष, अव से बुलाना, आना, यानी कि बुलाता है। ठीक है, तो बुलाने का जो कारण बनता है वो क्या कहलाता है? अपकर्ष कारक। और जो वह कारक जो छोड़ने का कारण बनता है, उस स्थान को जो छोड़ने का कारण बनता है, वो क्या कहलाता है? प्रतिकर्ष। तो कहता है कि इनमें से कौन है जो अपकर्ष कारक नहीं है? तो देखिए, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं, बी हो जाएगा रहन सहन की अच्छी दशाएं, सी हो जाएगा शांति एवं स्थानित्व, और डी हो जाएगा अनुकूल जलवायु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि रहन सहन की जो निम्न दशाएं रहेगा तो वहाँ लोग जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। अगर रहन सहन की अच्छी दशाएं रहेंगे तो लोग जाएंगे। जहाँ शांति और स्थानित्व रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा तो लोग जाएंगे। ठीक है, अनुकूल जलवायु जिस क्षेत्र में रहेगा वहाँ जाएंगे। यानी ये तीनों जो है आपका ऑप्शन में वो अपकर्ष कारक है, लेकिन ए जो है ये अपकर्ष कारक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो बताइएगा किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लैटविया। यानी लैटविया का लिंगानुपात सबसे अधिक है। अब पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे कम किसका है 2011 के अनुसार। तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्मित किया? यानी कहते हैं कि किसने मानव विकास सूचकांक का निर्मित किया है ना। तो मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? चलिए आप लोग जानते होंगे रोपण फसल किसे कहते हैं, है ना। इसके कई परिभाषा हैं, जैसे जिसे एक बार उगाने के बाद बार बार उगाया जा सके, या ये भी कह सकते हैं जिसे
व्यापार के दृष्टि से उगाया जाता है ना, तो इसमें अधिक पूंजी की लागत की जरूरत होती है। तो वैसे फसल को हम लोग रोपण फसल कहते हैं। ज़्यादातर के पहाड़ी इलाकों में देखने में तो जैसे, तो इसका कहता है कि इसमें से कौन है जो रोपण फसल नहीं है, तो क्या हो गया, कोको। क्या हो गया, रोपण फसल। यानी कोको का पौधा एक बार लगता है तो उससे 2 से 3 बार फसल निकाले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कोको। ठीक है, जैसे गेहूं, तो गेहूं कौन फसल है, गेहूं खरीफ फसल है, गेहूं खरीफ फसल हो जाएगा, है ना। मक्का, तो ये मक्का मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, ठीक है, मोटे अनाज। चलिए, और एक हो गया राई, तो राई दलहन फसल में आ जाता है, सॉरी तेलहन होगा, माफ करिएगा। इसका क्या हो जाएगा, कैसा फसल में आता है, तेलहन फसल में। ठीक है, तो रोपण फसल में सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कोको। कोको कैसा फसल है, रोपण फसल। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विस्तृत अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह सही उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन। आप जानते होंगे कि अमेजन जो क्षेत्र है एक बहुत बड़ा जंगल है, तो जंगल क्षेत्र में अनाज का कृषि करना या उत्पादन करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूछता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो इसका हो जाएगा अमेजन बेसिन। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन आधारित उत्पाद नहीं है, यानी कि कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए है चीनी। आप जानते हैं कि गन्ना से प्राप्त होता है चीनी, तो कृषि आधारित हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी है कॉफी, कॉफी भी खेत में लगाया जाता है, तो ये भी कृषि आधारित हो जाएगा। चाय, चाय भी इसका पौधा होता है, उत्पादन होता है, तो ये भी हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नमक, क्योंकि नमक को हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं, इसीलिए यह कृषि आधारित उत्पाद के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि उच्च स्तरीय अन्वेषण का मतलब क्या होता है, मतलब जांच पड़ताल, जिसमें वैज्ञानिक तरीका से जांच पड़ताल किया जाता हो या विशेष गहन के साथ खोज किया जाता हो, तो वो क्या कहलाता है, अन्वेषण। तो उच्च स्तरीय अन्वेषण किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो देखिए जैसे इसमें ऑप्शन ए है प्राथमिक क्रियाकलाप, तो ये तो आप जानते हैं कि कृषि से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ रहता है ना। देखिए दूसरा है द्वितीय क्रियाकलाप, तो ये जानते हैं कि निर्माण, विनिर्माण या निर्माण उत्पादन से जुड़ा हुआ रहता है ना। उसके बाद चतुर्थ क्रियाकलाप यानी कि उच्च शिक्षण से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पंचम क्रियाकलाप। जैसे बड़े बड़े अनुसंधान हो गए, है ना, जैसे इसरो, ये सारे की खोज होती है, नए नए चीज़ों का खोज होता है, टेक्नोलॉजी का खोज होता है, ये किसके अंतर्गत आता है, उच्च स्तरीय अन्वेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप। चलिए अगला सवाल, बृहद ट्रांसमार्ग संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है भूमध्य सागर हिंद महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से या उत्तर प्रशांत महासागर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उत्तर अटलांटिक महासागर से। ठीक है, चलिए बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए अगला, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है।
आपका ऑप्शन ए है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन सी है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। और डी है भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, है ना, भूमध्य सागर को लाल महासागर से। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ग्रामीण अधिवास का बात कर रहा है, यानी कि ग्राम में रहने वाले लोगों से संबंधित है। तो आप लोग जानते हैं कि ग्राम में रहने वाले लोग अधिकतर कृषि क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। तो कृषि क्षेत्र जो होता है वो किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो आप बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राथमिक से जुड़े हुए। ठीक है, चलिए अगला, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है ना? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? आपका ऑप्शन ए है वृत्ताकार, बी रेखीय, सी वर्गाकार, डी चौकपट्टी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रेखीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी है। तो इथियोपिया की राजधानी कहाँ है बताइएगा? तो इथियोपिया की राजधानी हो जाएगा अदीस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? बताइए कि इनमें से कौन है जो सांस्कृतिक नगर है ना? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जेरूसलम। जेरूसलम कैसा नगर है? सांस्कृतिक नगर। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, यानी कि इसमें से कौन है जो आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोलकाता। कोलकाता जो हो जाएगा ए, एक सेकेंड, कोलकाता जो हो जाएगा ये हो जाएगा ये आंतरिक समुद्री पतन नहीं। ठीक है, चलिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम था? यानी कि 2011 में जनगणना हुआ तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या सबसे कम था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम, है ना। अब जब आपसे पूछ देगा जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तब उत्तर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। लेकिन यहाँ सवाल किया है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? सिक्किम। और सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य के था? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या घनत्व में पूछेगा कि किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था, तो बिहार। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? सिक्किम। अगला, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो बताइएगा इनमें से सबसे कम किस भाषा परिवार की जनसंख्या है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, चीनी तिब्बती। यानी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था? कहाँ की बात कर रहा है? बिहार। देख लीजिएगा यहाँ दिया हुआ है बिहार। तो बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना था प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 1106। या कभी कभी 1100 अगर 2 भी देगा तो इसका सही उत्तर 1102 भी होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही देगा। अगर भारत की जनसंख्या घनत्व पूछ देगा कि भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कितना था, तो आप बताइएगा 382 व्यक्ति। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना व्यक्ति थे?
382 पूरे भारत की, लेकिन बिहार के कहेगा तो 1106 या 1102 लगभग। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत क्या था? तो बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर आपका। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 74.04% भारत की क्या था? साक्षरता दर था। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां कपास का उत्पादन नहीं होता है ना? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ है जो कपास का उत्पादन नहीं करता है। और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र में ही तो होता है कपास की खेती। तो ये हरियाणा में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, तो कहाँ इनमें से नहीं होता है? तो इसमें से नहीं होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? यानी कि इनमें से कौन है समस्या जो भारत कृषि के लिए सबसे बड़ा समस्या बनता है? तो ऑप्शन ए है निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, सी है अनियमित मानसून, और डी है इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी कि सभी समस्या है जो भारत की कृषि के लिए होती है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, भारत में बहुत कम उत्पादन होता है ना। विखंडी जो अच्छा से जोताई भी नहीं होती है, और अनियमित मानसून कभी देखते हैं कि कभी गर्मी अधिक पड़ जाता है तो कभी बरसात अधिक पड़ जाता है ना। तो इन सभी कारण है भारत कृषि की समस्या है ना। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? इनमें से कौन है जो सबसे छोटी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, माही। माही बेसिन है जो सबसे छोटी है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें से इन सभी में से सबसे बड़ी कौन हो जाएगा? गोदावरी। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन है? माही। निम्नलिखित कोयला खदानों में से कौन झारखंड में नहीं है? यानी कि इन सभी में जो कोयला खदान है, जैसे ए है बोकारो, बी है गिरिडीह, सी है सिंगरौली, और डी है झरिया। तो बताइए इनमें से कौन है जो झारखंड में नहीं है? तो इनमें से आपका कौन है जो झारखंड में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला खदान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और बोकारो भी झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, और झरिया भी झारखंड में। जानबे करते हैं धन्यवाद में, है ना, धन्यवाद झरिया। चलिए अगला, निम्नलिखित में से नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैतरनी नदी। बैतरनी नदी है जो पूर्व की ओर, ये भी होता है पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, ए बी हो जाएगा स्वर्ण रेखा, ये भी पूर्व की ओर प्रवाहित होता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी है जो ताप्ती नदी है, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है ना। अब जैसे जानते होंगे कि अमरकंटक के पहाड़ी से नदियां निकलती है, इधर से गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, यानी कि किधर गिरा? पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ताप्ती नदी, है ना। चलिए अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? यानी किस राज्य में हीराकुंड परियोजना है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बताइएगा आप लोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। आप जानते हैं उड़ीसा में एक नदी है महानदी। महानदी पर यह बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे लंबा बांध है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। चलिए अगला सवाल,
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नारोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? यानी कि नारोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो नारोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है आपका, क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है नारोरा नाभिकीय केंद्र। ठीक है, चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का क्या है मुख्यालय है? तो देखिए मुख्यालय हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, आप इसको थोड़ा सा भी याद रख लीजिएगा। देखिए नॉर्थ में है दिल्ली, है ना, नॉर्थ वेस्ट में है जयपुर, यानी कि उत्तर में हो जाएगा दिल्ली, और आपको बात कर देंगे साउथ, है ना, तो साउथ में कौन हो जाएगा? तो साउथ में है आपका चेन्नई, है ना। अब लेकिन यहाँ सवाल है पूर्व मध्य, है ना, तो पूर्व मध्य का मतलब ईस्ट वेस्टर्न, तो ईस्ट सेंट्रल में कौन हो जाएगा? हाजीपुर। तो देखिए कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हाजीपुर में। बाकी आप सभी जोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हाजीपुर। अगला, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो विजयनगर लौह इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है? तो विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है कहाँ? कर्नाटक, है ना। कर्नाटक में आज पढ़े होंगे आप लोग विजय साम्राज्य, तो विजय साम्राज्य की कहानी पढ़े होंगे आप लोग कर्नाटक राज्य में, हिस्ट्री में, है ना। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। तो उसी विजयनगर से ही लौह इस्पात के नाम से स्थित है, और ये कहाँ हो जाएगा आपका? कर्नाटक। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? यानी कि मेगा नगर होता है जहां महानगरों से भी अधिक संख्या होती है, उससे कहते हैं मेगा नगर। तो इसमें से बताना है कि कहाँ है मेगा नगर। तो मेगा नगर कहाँ है? मुंबई। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंबई। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन कहाँ अवस्थित है? तो जवाहरलाल समुद्री पतन स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, नाहवा खेवा पहले इस पतन का नाम था, अब इसका नाम चेंज होकर के हो गया है जवाहरलाल नेहरू, नाहवा खेवा का। अगला, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, यानी उत्तर से दक्षिण तक के गलियारा कौन जोड़ता है? तो आप लोग जानते हैं उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से कौन जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में दूसरे देश से आने वाले लोग, कौन सा ऐसा देश है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग भारत में आए हैं, है ना। तो बताइएगा, शरण लिए भारत में आकर के, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, यानी बांग्लादेशों के लोगों को सबसे ज़्यादा भारत में शरण दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है, और इसी के साथ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का हल करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आप तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए इसका सवाल का उत्तर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के क्या स्रोत है? उद्योग से भी आवाज़ निकलता है तो ध्वनि प्रदूषण होता है, मोटर वाहन से भी बहुत सारे साउंड निकलते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है, लाउड स्पीकर जानते हैं, डीजे उजे आजकल के ट्रेंड हो गया है डीजे, है ना, तो उससे भी खूब ध्वनि निकलती है। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त इनमें से सभी, यानी सभी हैं जो स्रोत हैं जो ध्वनि प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।